भारत जननी, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये नाटक है लेकिन इसका फॉर्मेट है ओपेरा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक नाटक एक पूरे देश को जगा दे? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन 19वीं सदी के भारत में जब देश एक गहरी गुलामी की नींद में था, तो एक हिंदी नाटक ने ठीक यही करने की हिम्मत की थी। तो चलिए आज उसी नाटक के पन्नों को पलटते हैं और उसके उस शक्तिशाली संदेश को समझते हैं जिसने उस दौर में औपनिवेशिक शासन की नींव हिलाने का दम भरा था। नाटक की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो सीधा दिल पर जाकर लगती है। जरा सोचिए, उस दौर में जब किसी ने मंच पर इसे पहली बार सुना होगा तो कैसा महसूस हुआ होगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो एक राष्ट्र के उन गहरे जख्मों की, उस सांस्कृतिक पीड़ा की गूंज है जो आने वाली कहानी के लिए एक बहुत ही दर्दनाक माहौल तैयार कर देती है। और इस कहानी के केंद्र में है एक माँ, भारत माता। लेकिन ये कोई साधारण माँ नहीं है, वो असल में एक रूपक है, एक प्रतीक। और उनकी सबसे बड़ी, सबसे गहरी चिंता ये है कि उनके अपने बच्चे यानी भारत के लोग एक अजीब सी बेपरवाही की नींद में सोए हुए हैं। और ये टकराव देखिए कितना साफ नजर आता है। एक तरफ उनके बेटे हैं जो बड़ी उदासीनता से कहते हैं, अरे सोने दो ना माँ, क्यों बेकार में परेशान कर रही हो। और दूसरी तरफ है भारत माता की दर्द भरी आवाज, उनकी वो गुहार जो उन्हें जगाकर उनकी कड़वी हकीकत दिखाना चाहती है। ये एक माँ की बेबसी और उसके बच्चों की उस गहरी नींद का दिल को छू लेने वाला मंजर है। और फिर भारत माता अपने बच्चों के सामने वो एक सवाल रखती हैं जो पूरे नाटक की आत्मा है। हम क्या थे और क्या हो गए हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हर देखने वाले को अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर देता है। अब अपने सोए हुए बेटों को जगाएं तो जगाएं कैसे? भारत माता एक तरीका अपनाती हैं। वो उनके सामने एक आईना रखती हैं। वो भारत के उस शानदार, उस गौरवशाली अतीत की तुलना उसके आज के लूटे पिटे वीरान हाल से करती हैं, ताकि शायद ये फर्क उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर दे। और जो तस्वीर सामने आती है वो सच में दिल तोड़ने वाली है। भारत माता याद दिलाती हैं कि ये वो भूमि है जहां कभी पतंजलि और व्यास जैसे ज्ञानियों के विचार गूंजते थे, और आज ये अज्ञान के अंधेरे में डूबी है। जहां कभी विक्रम और चंद्रगुप्त जैसे शूरवीरों का राज था, वो देश आज शक्तिहीन हो गया है। और जहां कभी धन, धान्य और ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, वो अब बर्बादी और निराशा के दलदल में धंस चुका है। और शोषण की गहराई वो तो बस इस एक पंक्ति में सिमट जाती है। भारत माता कहती है, यवनों ने तो मेरे शरीर का लहू तक चूस लिया है, अब मेरे पास तुम्हें पिलाने के लिए दूध बचा ही कहाँ है। ये सिर्फ एक माँ की लाचारी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे देश की गरीबी और बेबसी की सबसे दर्दनाक आवाज है। तो इस निराशा और हताशा के माहौल में बेटे एक समाधान लेकर आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उनका समाधान अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से आता है। किसी और से, किसी बाहरी शक्ति से मदद मांगने की एक भोली और शायद कुछ हद तक हताश योजना। और उनकी सारी उम्मीदें टिकी हैं महारानी विक्टोरिया पर, जिन्हें वो सरल हृदया, प्रजा का भला करने वाली और बहुत दयालु मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सीधे सीधे साम्राज्य की मुखिया से अपील करेंगे तो उनके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये बात साफ दिखाती है कि वो अपनी ताकत को पहचानने के बजाय किसी बाहरी उद्धारकर्ता पर कितने निर्भर हैं। और उनकी अपील के शब्द देखिए, हे माता विक्टोरिया, इन अनाथ भारत संतानों पर अपने कृपा दृष्टि डालिए। इन शब्दों में उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही कितनी अधीनता भी है। सोचिए, खुद को अनाथ कहना, ये उनकी बेबसी को किस हद तक दिखाता है। लेकिन जब ये अपील साम्राज्य के नुमाइंदों तक पहुंचती है तो कहानी में एक नया मोड़ आता है। उन्हें एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम विपरीत प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, और यहीं से एक नया टकराव जन्म लेता है। और यहाँ हमें औपनिवेशिक सत्ता के दो चेहरे एक साथ दिखाई देते हैं। एक तरफ एक कठोर अफसर है जो चिल्लाकर उन्हें राजद्रोही कहता है और चुप करा देता है, तो दूसरी तरफ एक हमदर्द अफसर भी है जो कहता है, तुम्हारा दुख तो पत्थर को भी पिघला दे, हमारी महारानी बहुत दयालु और न्यायप्रिय हैं। एक ही साम्राज्य, लेकिन दो अलग अलग मुखौटे। तो इस बाहरी मदद की गुहार से, इस अपील से कितनी समस्याओं का समाधान हुआ? शून्य, एक भी नहीं। और यहीं ठीक इसी पल कहानी में एक निर्णायक मोड़ आता है। ये वो पल है जब ये एहसास होता है कि मदद बाहर से नहीं आने वाली,
तो जब बाहर से मदद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब नाटक का असली समाधान सामने आता है। एक ऐसा समाधान जो किसी रानी या किसी साम्राज्य से नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति से आएगा, अपने अंदर से। और वो शक्ति है धैर्य। धैर्य यहाँ सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि एक किरदार बनकर मंच पर आता है। एक ऐसा किरदार जिसका मतलब है धीरज, साहस और हिम्मत। और यही पात्र अब आगे का नया रास्ता दिखाएगा। और धैर्य का संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। वो कहता है, सबसे पहले तो अपने अंदर की बुराइयों को, लालच, अभिमान, अहंकार, इन सबको त्यागो। दूसरी बात, आपस में लड़ना झगड़ना और एक दूसरे की निंदा करना बंद करो। तीसरा और सबसे जरूरी, बाहर मदद ढूंढने की बजाय अपनी भीतरी शक्ति को पहचानो, यानी धैर्य और साहस रखो। और आखिर में सब एक होकर एक लक्ष्य के लिए काम करो, देश की उन्नति। और नाटक का अंत होता है भारत माता की इस प्रार्थना से, जो असल में पूरे नाटक का सार है। द्वेष, ईर्ष्या, द्रोह और निंदा को त्याग कर सभी देश की उन्नति की कामना करें। देखिए, ये संदेश 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है, लेकिन आज भी ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या असली आजादी और तरक्की बाहरी ताकतों से मिलती है, या फिर भीतरी एकता और आत्म सुधार से? इस नाटक का जवाब तो बिल्कुल साफ है।